नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर हमारी नजर रहने वाली है इस बुलेटिन में। दिल्ली में जारी बीजेपी के महामंथन की सबसे पहले हम बात करेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिर बात करेंगे साइबर ठगी के नए पैतरे की। साथ ही बात होगी ब्यावर की, जहां शिशुओं की मौत पर प्रशासन हरकत में आ गया है। तो दिखाएंगे कैसे होटल में लगी आग और बताएंगे करौली में कहां तक पहुंची जांच। तो इन तमाम खबरों पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी की अहम बैठक की कर लेते हैं। राजस्थान के सियासी हालात पर बैठक, भाजपा संगठन की दिल्ली में बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं। राजस्थान के राजनीतिक हालात पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस बैठक में मौजूद हैं। बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल, अहम बैठक दिल्ली में चल रही है और चर्चा राजस्थान के हालातों पर की जा रही है, राजनीतिक हालातों पर की जा रही है। इस बैठक के मायने क्या, क्योंकि जो हम पिछले दिनों देखते आए। बाबूलाल, मैं आ रहा हूं आपके पास। विनीत मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए। विनीत, क्या चल रहा है बैठक में, अपडेट क्या? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें लगभग 3 घंटे से जो बैठक है वो यहाँ पर बैठक जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है और बीजेपी के जो राजस्थान के तमाम बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले जो प्रभारी महासचिव है अरुण सिंह वो बैठक से निकल चुके हैं, लेकिन अन्य सभी जो बड़े नेता है, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में बात करें, अर्जुन राम मेघवाल के बारे में बात करें, इसके साथ ही साथ जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत है उनके बारे में हम बात करें, तमाम बड़े नेता जो है वो बैठक में मौजूद है। साफ तौर पर राजस्थान को लेकर के मंथन चल रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है वो आरोप लगाता रहा है, गुटबाजी का आरोप लगाता रहा है, तो कहीं ना कहीं जो विभिन्न धड़े हैं उन्हें में एक साथ लाने की जो कवायद है वो यहाँ पर चल रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो है आगामी जो प्रस्तावित राजस्थान दौरा है उसे सफल बनाने को लेकर के मंथन जो है वो इस बैठक में चल रही है। तो तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो मंथन कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बीजेपी में एकजुटता दिख सके, बीजेपी में जो है वो एकजुट होकर के आगामी में चुनावों को लड़े। इसके साथ ही साथ एक बात यहाँ पर यह भी आ रही है कि राजस्थान और गुजरात, क्योंकि गुजरात में हम देखेंगे कि इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और राजस्थान और गुजरात के जहां भी सीमावर्ती में क्षेत्र पड़ता है वहां पर राजस्थान के लोग जो हैं वो जो अपने सीमावर्ती राज्यों में लोगों को प्रभावित कर सके, उन्हें बीजेपी में वोट करने के लिए प्रभावित करें। इसको लेकर के किस तरह से राजस्थान के नेताओं के साथ मंथन किया जाए, इसको लेकर के चर्चा जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैठक की महत्ता हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और साथ ही साथ यह बैठक 10 बजे शुरू हो गई थी और अब 1 बज गया है। लगभग 3 घंटे से यह बैठक जो है वो लगातार जारी है। तो व्यापक चर्चा हो रही है, राजस्थान के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बीजेपी के जो अन्य बड़े नेता हैं उनके भविष्य के जो दौरे हैं, राजस्थान दौरे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो इसी महीने संभवतः राजस्थान का दौरा करेंगे। उनके दौरों को लेकर के चर्चा चल रही है। तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो संदेश देना चाहेगी कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी जो है एकजुट होकर के हैं। इसी को लेकर के जो मंथन है, इसी को लेकर के कवायद जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है। जी, नेतृत्व को लेकर बात होगी, चुनाव नजदीक है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो है वो नेतृत्व का सवाल है। आखिरकार नेतृत्व किसका रखा जाए, क्या किसी चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाए जो आगामी, हालांकि अभी भी इसको लेकर के अभी
समय में अगले साल चुनाव होने हैं, तो नेतृत्व निश्चित तौर पर यहाँ पर कई गुट हैं वो जो चाहते हैं। वसुंधरा गुट चाहता है कि उन्हें सीएम डिक्लेयर कर दिया जाए, सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया जाए। तो साथ ही साथ कई अन्य भी लोग हैं जो चाहते हैं कि वो उनके नेतृत्व में चुनाव हो। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी को यह फैसला लेना है कि आखिरकार नेतृत्व किसी को सीएम फेस डिक्लेयर करके वो चुनाव मैदान में कूदती है, चुनावी सभर में जाती है, या फिर यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि बीजेपी कई बार यह भी स्ट्रैटेजी अपनाती है कि किसी को अपना फेस न बना करके सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करती है, और कहीं न कहीं जो पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा है बीजेपी उसे सामने करती है। तो यहाँ पर अब यह देखने वाली बात होगी क्या कोई फेस। मैं फिर से आ रहा हूँ विनीत आपके पास। बाबूलाल घायल मेरे साथ हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। बाबूलाल, दिल्ली से संदेश देने की कोशिश की जा रही है जयपुर को, लेकिन ये संदेश तो बाबूलाल पहली बार नहीं दिया जा रहा, बार बार दिया जाता रहा है। धरातल पर स्थिति क्या है ये भी प्रदेशवासी जानते हैं। असर कितना क्या इस बैठक के बाद हो सकता है? जी, जिस तरह के मतभेद दिखते हैं धरातल पर प्रदेश भाजपा में, उनको दूर करने की कोशिश है कि दिल्ली एकजुटता का संदेश देगी कि यहाँ से जाने के बाद में बीजेपी के नेता अपनी लॉबिंग करना बंद कर दें, पार्टी के लिए काम करें, व्यक्ति को सर्वोपरि न मानकर पार्टी को सर्वोपरि माना जाए। अभी हो यही रहा है कि सारे के सारे नेता एक तरह से दिल्ली तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। तो ये जो धारणा बन गई, ये जो परसेप्शन क्रिएट हो गया है, इससे पार्टी का जो वर्कर है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। उसको लगता है कि पता नहीं कौन डार्क हॉर्स हो जाएगा। तो अभी से ही चेहरों को लेकर जो जंग चल रही है उस पर विराम लगाना चाहती पार्टी। और अमित शाह जब पिछली बार आए थे तब वो भी कह के गए थे, और बीएल संतोष अभी आए थे तो वो भी यही इशारा देकर के गए हैं कि बीजेपी किसी भी नेता को आगे नहीं करेगी, कोई भी फेस नहीं होगा, ये मोदी के चेहरे को आगे रख करके ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो उन जो अटकलें, जो कयास चल रहे हैं कि ये नेता जो है सीएम का फेस हो सकता है, इस नेता को पार्टी आगे बढ़ा सकती है, ये तमाम जो अटकलें हैं ये पार्टी का नुकसान कर रही। धरातल पर पार्टी का जो कार्यकर्ता है इससे बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। विनीत, आपका भी शुक्रिया। तो भाजपा संगठन की बैठक चल रही है दिल्ली में, अहम बैठक। कौन होगा फेस, इस पर बात होगी, या फिर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर बात होगी। एकजुटता को लेकर बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अजमेर से खबर है। अजमेर ब्यावर अस्पताल हादसे की जांच अब तेज हो गई। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक अमृत कौर अस्पताल पहुंच चुके हैं। निदेशक केसी मीणा शिशु नर्सरी पहुंचे। मीणा ने नर्सरी का निरीक्षण किया। कल रात अस्पताल में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। आईसीयू में वार्मर में अचानक हीटिंग हुई और उसके बाद 2 बच्चों की मौत। बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की, जिसके बाद अब चिकित्सा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन, इसकी जांच के आदेश चिकित्सा मंत्री ने दे दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक अमृत कौर अस्पताल पहुंच गए हैं। ब्यावर अस्पताल हादसे की जांच अब तेज हो गई है। निदेशक केसी मीणा शिशु नर्सरी पहुंचे हैं। नर्सरी का निरीक्षण किया उन्होंने, कहां लापरवाही थी, किसकी गलती थी, हर बात पर, हर बारीकी से नजर डाल रहे हैं, हर पहलू पर। न्यूज 18 भी सवाल पूछता है इस हादसे के बाद, शॉर्ट सर्किट हुआ भी तो उससे बचाव के उपकरण कहां थे, लापरवाह कौन, जिम्मेदारी किसकी, अचानक वार्मर का तापमान कैसे बढ़ गया, क्या इनके पास इसके सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं थे, क्या इनको पहले से इसके बारे में पता नहीं था। शिशुओं की मौत के लिए शॉर्ट सर्किट का बहाना आखिर क्यों, न्यूज 18 के सवाल। क्या कोई भी स्टाफ उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, वार्मर में बच्चों को रखा गया, नवजात शिशुओं को रखा गया, तो क्या वहां पर केयरटेकर उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। क्या सुरक्षा के मानक ये अस्पताल पूरे करता है, एक बड़ा सवाल ये भी। अस्पताल का प्रबंधन कहां था उस वक्त, और इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी, और वार्मर का तापमान अचानक कैसे बढ़ा, अगर ऐसा था पहले खबर नहीं थी क्या। 2 जिंदगियां चली गई, 2 जिंदगियां ले ली अचानक बढ़े इस तापमान ने। ये लापरवाही नहीं है, ये गुनाह है, ये चिकित्सा कर्मियों की तरफ से बेहद बड़ा गुनाह। मीणा ने नर्सरी का निरीक्षण किया, चिकित्सा मंत्री ने तुरंत निर्देशित किया कि तुरंत इस पर टीम गठित की जाए और जानकारी ली जाए, जांच की जाए इस पूरे मामले की कि आखिर जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी तय की जाए। ब्यावर अस्पताल हादसे की जांच अब तेज हो गई है।
अस्पताल की लापरवाही पर न्यूज 18 भी सवाल पूछ रहा है कि ये बहाना आखिर क्यों। ब्यावर के अस्पताल में मासूमों की मौत पर एक्शन। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने निर्देश दे दिए हैं, कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। घटना की जांच के लिए डायरेक्टर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जांच के लिए भेजा है। वहीं शाम तक इस मामले में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साथ ही चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि मामले में लापरवाही सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुखदायी घटना है और इसमें क्यों हुई क्या, उसके लिए हमने डायरेक्टर को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को वहाँ पर जांच के लिए भेजा है। शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। अगर किसी की लापरवाही से हुई या कैसे हुई, रिपोर्ट आने के बाद अगर लापरवाही से हुई किसी की से, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की। प्रथम दृष्टया वहाँ किस तरह से बताया वहाँ के लोकल अधिकारियों ने? प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट आई है वो बिजली चली गई, फिर आ गई, फिर वापस उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। क्यों बच्चों को का वेट कम होने के बाद उसमें रखा गया था, वेट तापमान ज़्यादा क्यों हो गया, क्या कारण है, उसको रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर सीकर से। सीकर के होटल में आग का तांडव। रिंगस के होटल में आग लगी है। होटल में ठहरे 2 लोग भी इसमें जिंदा जल गए। हादसे में मरने वालों की शिनाख्त हो गई है। रेटा के रहने वाले थे दीपेंद्र सिंह और राजेश सिंह। रात 1 बजे के बाद ये दोनों होटल पहुंचे थे। धूम्रपान की वजह से आग लगने की बात अब सामने आ रही है। नेशनल हाईवे 52 पर मिलन होटल की घटना है। जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुट गया है। तो होटल में आग पर सवाल, 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत। ये दोनों लोग कल रात को ही यहाँ पर ठहरे थे, यहाँ पर आए थे और बताया जा रहा है सिगरेट के कारण, धूम्रपान की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। संदीप मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अपडेट पूरे मामले पर? अब दोनों की मौत हुई थी, इसके बाद जब पुलिस जांच की तो जांच में ये अब तक ये सामने आया कि ये दोनों रात को करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास बाइक लेकर यहाँ होटल में पहुंचे थे और इन्होंने कमरा किराए के लिए मांगा था। क्योंकि काफी देरी हो चुकी थी तो होटल के जो संचालक थे उन्होंने तुरंत ही इनके कमरे में खाना भिजवा दिया और शराब ये लोग साथ में लेकर गए थे। उसके बाद अंदर से कमरा बंद कर लिया और स्टाफ जो था ऑफिस होटल का वो सब लोग सो गए थे। सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास जब ये होटल के मालिक थे वो दूसरा कमरा कोई चेकआउट होना था उसको संभालने के लिए गए तो इनके कमरे से जो धुआं निकला और जो स्मेल हो रही थी, उसके बाद जो पुलिस को सूचना दी गई और जो दमकल है उसको भी सूचना दी गई तो वो मौके पर पहुंचे और ये जो बाद में जो इनकी शिनाख्त की गई तो जब ये पूरी कहानी सामने आई तो प्रारंभिक तौर पर ये माना जा रहा है कि ये लोग चूंकि धूम्रपान अंदर कर रहे थे तो इसी वजह से जो है वो आग लगी है। ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। अलवर जिले के मुंडावर कस्बे के मेन बाजार में कपड़े के शोरूम में आग लग गई। आग लगते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक करीब 30 लाख का माल जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि एसी में गड़बड़ी के कारण चिंगारी निकली और आग लग गई। बाजार में कपड़े की दुकान में आग लग रही है। इस इत्तला पर मौके पर पहुंचे नीमराना व खैरतल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाई जाकर आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। तकरीबन आग काबू में है और शीघ्र इस पर पूर्ण रूप से काबू कर लिया जाएगा। खबर 12 से है। 12 के मोटर मार्केट में खाली पड़े प्लॉट में एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। लावारिस हालत में पड़े इस शव की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि शव भंवरगढ़ के रहने वाले ब्रिजेश चंदेल का है, जो घर से मजदूरी करने के लिए 12 आया हुआ था। पुलिस की जांच में अब तक जो कुछ सामने आया है उसके मुताबिक उसकी हत्या कहीं और की गई है और उसके शव को मौके तक घसीट कर लाया गया है। हालांकि इस मामले की पुलिस अभी गहनता से जाँच कर ही रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। में सूचना मिली कि मोटर मार्केट में एक डेड बॉडी रखी हुई है
एसएसओ कोतवाली ने सूचना दी, खुद भी मौके पर आए, हम भी मौके पर आए। यहाँ है कि डेड बॉडी मिली है और ये प्रथम दृष्टया इसके चोटों को राज्य को देखते हुए लगता है कि ये कोई मर्डर है। ये रात को ये यहाँ यहीं था और प्रारंभिक जानकारी मिली कि एक दोस्त इसका साथ में वो काम करता है, उसके साथ में ये रखा था। इसकी शिनाख्त हो गई, इसका नाम ब्रजेश चंदेल है, ये भवनगढ़ का रहने वाला है। इसके ब्रदर परिजन को बुला लिया गया है और परिजन से बात की जाए। बाना कृषि उपज मंडी में ट्रक चालकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सोमवार की रात बाना कृषि उपज मंडी में राजपाली गांव के धनराज ट्रक लेकर गया था। ट्रक में जींस लोड करने के बाद वो वहां से निकलने में आला था कि 3 लोगों ने लोहे की रॉड से उसकी पिटाई कर दी। इस पिटाई की वजह से धनराज के पैरों में फ्रैक्चर आ गया। आज जब इस बात की जानकारी उसके साथियों और घर वालों को मिली तो विरोध जताने के लिए वो कृषि उपज मंडी पहुंच गए और वहां हंगामा शुरू कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक यूनियन और गांव वालों के बीच समझौता करवाया। इसने शाम को कटवा के तो बनने गया मंडी में भर के आके ब्लॉक में कैंटीन नहीं है पुरानी, वहाँ पे खड़ी कर रहा था। खड़ी करके लॉक कर रहा था। लॉक करके जाए आ रहा था रास्ते में घर पे, जितने में 3 आदमी व्यक्ति आए, अचानक उसके देके चले गए। परसों के दिन धनराज जागा और यूनियन के 2 जना लड़के थे, 2 आदमी। तो कल शाम की धनराज जागा मंडी में गाड़ी ले रही हो ना, तो 9:30 बजे से कि अटैक कर दियो, क्योंकि पैर तोड़ दियो। पैर भी मोटी रोड सू आज टायर की आवाज खोल बाकी उसू। तो आज यूनियन का 2 आदमी था, यूनियन पे आया तो यूनियन पे सोल्यूशन खड़ी बाइक केस बाजी चलेगी, केस तो करी दियो अपन। करौली हिंसा मामले में बड़ा अपडेट है। सर्किट हाउस में जन सुनवाई चल रही है। गृह सचिव केसी मीणा के नेतृत्व में ये जन सुनवाई यहाँ चल रही है। गृह विभाग की जांच टीम दूसरे दिन भी जानकारी जुटा रही है। 20 अप्रैल तक करौली में जांच टीम रही। बड़ा अपडेट करौली हिंसा मामले में सर्किट हाउस में चल रही जन सुनवाई। गृह सचिव केसी मीणा के नेतृत्व में जन सुनवाई चल रही है। गृह विभाग की जांच टीम दूसरे दिन भी जानकारी जुटा रही है। 20 अप्रैल तक ये टीम करौली में ही रहेगी। राज्य सरकार द्वारा जो करौली की 2 अप्रैल को जो घटित घटना है उसके बारे में जांच अधिकारियाँ बनाया है। उस सिलसिले में हम कल से करौली में हैं और कल ये जांच से संबंधित जो भी तथ्य और एविडेंस साक्ष्य इकट्ठे किए उसमें अधिकतर सरकारी मुलाजिमान, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस से अधिकारीगण, मौके पर तैनात जो ऑफिशियल्स थे। धर्मेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी करौली से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या चल रहा है? जन सुनवाई की जा रही है यहाँ पर सर्किट हाउस में, क्या अपडेट अब आपके पास, कहाँ तक पहुंची जांच? ये देखिए, बात करें जांच की तो लगातार दूसरा दिन है कि जो गृह विभाग की टीम का करौली में, और लगातार जन सुनवाई के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। दोनों पक्षों की लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर और लोगों द्वारा कई जो शिकायतें की जा रही हैं, जिसमें पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। इस तरह की जो शिकायतें, इसके साथ ही आर्थिक मुआवजे और जो विभिन्न प्रकार के नुकसान हुए उनको लेकर भी शिकायतें की जा रही हैं। जहां तक बात करें जांच की तो हमारी गृह विभाग के सचिव केसी मीणा जी से बात हुई। उनका कहना है कि पूरी रिपोर्ट तैयार कर लगभग 15 दिन में ये रिपोर्ट सरकार को पेश की जाएगी और उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर चूंकि रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता और जांच पूरी होने के बाद सरकार को ही जांच की रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी समझ। चलिए ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर में दलितों के पलायन की खबर आ रही है। दलितों को रोकने की अब कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है, समझाइश में जुटा हुआ है प्रशासन। इनसे पुलिस प्रशासन लेकिन दलित समुदाय मानने को तैयार नहीं है। शहर में ये लोग अब प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी खबर है, भरतपुर से दलितों के पलायन की खबर मिल रही है। भरतपुर से दलितों को रोकने की कोशिशें भी की जा रही है। प्रशासन इनसे समझाइश कर रहा है लेकिन ये समुदाय मानने के लिए तैयार नहीं है। शहर में अभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर।
पत्थर फेंके थे और हम काम से लेकर भगा दिए। रात में बदमाश आए, रात भर सोने नहीं थे हम। 4 दिन से परेशान कर रहे थे हम। घर के लट्ठन मांग रहे, जंगल हो ना जा रहे, खेतन में पड़े रहे, में मार रहे, में पीट रहे, घर से सौदा फेंक रहे, घर में घुस रहे, ईट पत्थर फेंक रहे। अब ये सामान क्यों लेके आए हैं आप खाने पीने का? सामान लेके भगा दिया, हम भगा दिया, घर में लट्ठन ले लेके घुस रहे। सेह गाँव में 14 अप्रैल के दिन एक रैली पे पथराव की सूचना पे जो है रात को पुलिस जाब्ता पहुंचा था और इस पर जो है वहाँ जाब्ता डिप्लॉय करके और जो है हमने कार्रवाई शुरू की थी। इस रैली पर पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान शुरू कर दिया गया था। गांव में जाब्ता जो है तैनात करके शांति व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। मीडिया के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई है 14 अप्रैल को जब रैली निकली थी सह पंचायत में, तो उस समय उसमें वहाँ कुछ पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उनमें से एक का तो अरेस्ट तुरंत कर लिया था, 2 अभी बस उनको राउंड अप कर लिया गया है। तो पुलिस की तरफ से उसमें प्रभावी कार्रवाई करने के बाद वहाँ जाब्ता भी डिप्लॉय कर दिया गया था ताकि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो। यद्यपि इसमें जैसा ध्यान में आया है, बाद में दूसरा पक्ष भी FIR करा, उन्होंने भी बताया कि पथराव दूसरे पक्ष ने भी किया, उनकी गाड़ियों को भी नुकसान हुआ और इसमें 16 तारीख को दूसरी FIR जो है वो दूसरे पक्ष की तरफ से दर्ज की गई थी। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भरतपुर से। दीपक, क्यों कर रहे हैं ये लोग पलायन, क्या कारण? 14 अप्रैल का मामला है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस दौरान गांव के ही 2 पक्षों में विवाद हुआ था और उस दौरान पथराव भी हुआ था। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया था। उसके बाद जो है पुलिस में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने पथराव किया था। लेकिन उसी दौरान दूसरे पक्ष ने भी जो है दलित समुदाय के लोगों के खिलाफ जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। ऐसे में अब ये जो दलित समुदाय के लोग हैं वो गांव से पलायन करके जो है अपने सामान को लेकर के और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। तो इनका कहना यह है कि गांव के जो दबंग हैं उनके द्वारा इन पर जो है अत्याचार किया जा रहा है। इनका जो पानी वगैरह है, सप्लाई है, वो बंद कर दी गई है, बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई है और लगातार इन पर जो है अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे में अपनी मांग को लेकर के ये कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पहुंचे। इनका कहना यह है कि हम वहां नहीं रह सकते, हमको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और ऐसे में प्रशासन जो है इसे समझाइश कर रहा है, वार्ता का दौर जो है जारी है। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों ने पथराव किया था उनको कुछ को गिरफ्तार भी किया है और कुछ की जो है तलाश जारी है। दोनों तरफ से मामला दर्ज कराया गया था सुमित, तो दोनों तरफ से पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से मामला दर्ज कराया गया, इसलिए पुलिस की जो कार्रवाई है वो अभी जारी है। इन लोगों का कहना है कि उनको जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए और हमारे लिए जो है इनको जो है जो अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। अब वो लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अभी डटे हुए अपनी मांग को रख रहे हैं और इसी बीच जो जिला कलेक्टर हैं आलोक रंजन, वो अभी मीडिया से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने कहा था कि ये लोग गांव से चल करके यहाँ आए हैं, अपने सामान को लेकर के आए हैं, पशुओं को भी साथ में लाए हैं। इनकी बात को जो है प्रमुखता से सुना जाएगा, प्रमुखता के और इनका जो समाधान है वो किया जाएगा। लेकिन इनके बीच में कुछ लोग जो है वो इनको गुमराह कर रहे हैं और अपनी जो राजनीति है उसको चमकाना चाहते हैं। उनको जो है प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है और उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। ये जो है जिला कलेक्टर का बयान सामने आया है। जी सुमित। लेकिन दीपक, प्रशासन अब समझाइश कर रहा है, लेकिन ये स्थिति बनी क्यों? देखिए सुमित, 14 अप्रैल को देर शाम को जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान दोनों पक्षों में कुछ मामूली कहासुनी हुई थी और उसके बाद पुलिस फोर्स ठीक है, लेकिन उस वक्त ये प्रशासन कहाँ था जो अब समझाइश कर रहा है? आप बता रहे हैं बिजली कनेक्शन काट दी गए इनके। देखिए कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में प्रशासन की लापरवाही तो रहती है, क्योंकि प्रमुखता से जो कार्रवाई करनी होती है वो प्रशासन नहीं कर पाता है और प्रशासन जो है उसको हल्के में ना लेकर के और ऐसे में जो कड़ी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। तो ऐसे जो मामले हैं वो सामने ही नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही का सवाल तो खड़ा हो ही रहा है। अगर इस तरह की जो लापरवाही नहीं रहती तो ये जो मुद्दा है वो सामने नहीं आता कि गाँव से लोगों को अपने सामान के साथ चल करके और कलेक्टर कार्यालय तक जो है अपनी फरियाद लेकर के आना पड़ता, क्योंकि जब इतना बड़ा मामला हो गया था, दोनों पक्षों में विवाद हुआ, आगजनी भी हुई, टेंट था उसमें आग लगा दी गई, उसके बाद भी जो है वहां पर फोर्स तो तैनात की गई थी, लेकिन जो पूरी तरह से समझाइश थी दोनों पक्षों को बिठा करके जो वहां पर भी नहीं की गई थी। अगर प्रशासन ऐसा शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और सरिस्का से खबर है। सरिस्का में बाघ ST6 की मौत हो गई। लंबे समय से बीमार था ये बाघ ST6।
फरवरी 2020 से एनक्लोजर में बंद था। बाघ ST6 की 15 साल की उम्र में मौत हो गई। पूंछ के ऊपर घाव के चलते बीमार था। दोपहर बाद अब बाघ का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बड़ी खबर है सरिस्का से। सरिस्का में बाघ ST6 की मौत। लंबे समय से बीमार चल रहा था। फरवरी 2020 से एनक्लोजर में बंद था। 15 साल की उम्र में ST6 की मौत। पूंछ के ऊपर घाव था जिसकी वजह से बीमार चल रहा था काफी लंबे समय से बाघ। दोपहर बाद अब इस बाघ का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अरबाज जी अरबाज, बाघ की मौत, ST6 की मौत, बताया जा रहा है लंबे समय से बीमार था ये बाघ। जी बिल्कुल, करीब 2 साल से बाघ बीमार था। बहुत ही विख्यात बाघ था सुमित, मैं आपको बता दूं, राजस्थान का, जिसने कमोबेश न सिर्फ राजस्थान बल्कि मथुरा तक राजस्थान की जो है धाक जमाई थी। T7 के नाम से इसको रणथंभौर में जाना जाता था। रणथंभौर में पैदा हुआ। फिर साल 2011 में आपको अगर ध्यान हो तो दौलत सिंह नाम के एक जो SCF के ऊपर हमला किया था, जिनका पूरा चेहरा फट गया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस दौर में एक हेलीकॉप्टर भेजा था उनकी जान बचाने के लिए। फिर ये बाघ मथुरा की तरफ भागा था। मथुरा से फिर इसको कवर करके वापस जो है भरतपुर लाया गया था। वहां से इसको सरिस्का शिफ्ट किया गया था। और बड़ी ही किस्मत की बात थी कि इसको यहाँ पर सरिस्का में ST6 नाम दिया गया। इसके शरीर पे प्राकृतिक रूप से एक 6 नंबर बना हुआ था, जिस वजह से लोग इसे काफी पसंद करते थे। काफी लंबे समय ये सरिस्का में रहा और काफी कोशिशें हुई कि भाई इसकी जो जनरेशन है, इसकी जो संतति है वो आगे बढ़े। शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कैसे ठगी के लिए लिया गया DGP ML लाठर के नाम का सहारा।